केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ते हैं? केमिकल काइनेटिक्स क्योंकि देखो थर्मो ने अपने को ये सिखाया अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी लेस देन 0 हो रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस है। केमिकल इक्विलिब्रियम ने हमें ये सिखाया कि रिएक्शन किस एक्सटेंट तक होगी, तो रिएक्शन कितने टाइम में होगी ये ना थर्मो ने बताया ना केमिकल इक्विलिब्रियम ने, तो ये हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक, तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई? किसी रिएक्शन का मतलब जैसे आप करते हो ना स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, तो इसमें भी हम क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, है ना, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, यानी इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अच्छा, रेट ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात जरूर लिख लेना, रेट क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी माइनस में मत कर देना आंसर, ये कांड मत कर देना बस। ठीक, यूनिट वही हो जाएगी कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तीन टाइप की रिएक्शन होती है इंस्टेंटेनियस, ऐसी रिएक्शन जो बहुत ही फास्ट होती है, जैसे आयोनिक रिएक्शंस हो गई या आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक, दूसरा आती है आपकी वेरी स्लो रिएक्शन लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन है, या डायमंड का ग्रेफाइट में बदलना है, या पानी का बनना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। मॉडरेट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा ना हो और ना बहुत कम हो, जैसे सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस या एस्टर का हाइड्रोलिसिस, H2O2 का टूटना। ठीक, नेक्स्ट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो अगर हम ग्राफ बनाए, कोई भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे टाइम के साथ घटेगी, तो अगर हमें टी इनिशियल और टी फाइनल दे दिया जाए तो टी इनिशियल पे लाइन बना के हम बता सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन उस टाइम पे कितनी थी, टी फाइनल बता सकते हैं फाइनल कंसंट्रेशन कितनी थी। तो ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन, ये जो गैप है, और ये हो गया चेंज इन टाइम। तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और माइनस साइन इसलिए आगे क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी तो नेगेटिव में आना है रेट, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए, तो यार फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, आगे माइनस रहेगा। नेगेटिव साइन शोज दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग। प्रोडक्ट में क्या होगा? ये बढ़ेगी, ये टी इनिशियल पे है पी इनिशियल, ये टी फाइनल पे है पी फाइनल, तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय डेल्टा टी, चेंज इन टाइम कर दोगे। अगर मान लीजिए मैं इस डेल्टा टी को छोटे करते 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 बिल्कुल स्मॉलेस्ट कर दूं, तो ये एक पॉइंट पे आ जाएगा ना, और उस पॉइंट पे ये भी बहुत छोटा हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा बस, तो उस पॉइंट पे आएगा ये स्लोप, दिस स्लोप विल शो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जिसमें डेल्टा टी क्या हो जाए? टेंड्स टू 0, तो आर इंस्टेंटेनियस विल बी माइनस डी आर बाई डी टी, आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस टेन थीटा से आ जाएगा अगर रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, आर इंस्टेंटेनियस क्या होता है? डीपी बाई डी, उसमें टाइम लिमिट टेंड्स टू 0 करोगे तो आर डीपी बाई डी आ जाएगा। ठीक, और इसमें प्लस टेन थीटा आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट रेट इन टर्म्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। बैलेंस रिएक्शन में जैसे ये है M1A प्लस M2B प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू N1C प्लस N2D, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A रिप्रेजेंट करते हैं माइनस DA बाई dt से, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B रिप्रेजेंट करते हैं माइनस DB बाई dt से, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C होता है DC बाई dt और DD बाई dt। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? जो आपको रिएक्टेंट के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस दिए रहते हैं, उसको अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो बैलेंस केमिकल के स्टोइकियोमेट्री से, तो उसमें क्या जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। तो ये हो जाएगा हाफ M1 माइनस DA बाई dt, ये क्या? हाफ M2 DB बाई माइनस DB बाई dt, हाफ NC DC बाई dt, हाफ N2 DD बाई dt। बस एक ही चीज मैंने यहाँ पे आपको सिखाई है, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है एग्जामिनर की मजबूरी है, उसको आपको रिएक्शन बैलेंस करके देनी पड़ेगी। और जो बैलेंस रिएक्शन एग्जामिनर ने लिखी, जैसे मान लीजिए वो लिख दे SO2 प्लस हाफ O2 कन्वर्टिंग इनटू SO3, है ना, और किसी के कीड़े जाग जाए दिमाग में, बोला सर मैं तो इसको लिखूंगा 2SO2 प्लस O2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2SO3, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। समझे कि नहीं समझे? आपको जो बैलेंस रिएक्शन दी उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट ये N2,3H2 कन्वर्टिंग इनटू NH3, यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया दे रखा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 पूछा है, तो यहाँ से जो इक्वेशन आपने लिखना सीखी थी रेट की, तो यहाँ DH2 बाई dt क्या हो जाएगा? 3/2 DNH3 बाई dt, वैल्यू पुट कर दो। एक ये NCERT एग्जामिनर का क्वेश्चन है, ये रिएक्शन दे रखी है, इसमें बोल रहा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br माइनस क्या होगा Br2 की टर्म में, तो माइनस dBr बाई dt इज इक्वल टू 5/3 dBr2 बाई dt आ जाएगा, लिख लोगे वो इक्वेशन। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या सिखा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे रखा है H2 का 6 ग्राम पर लीटर पर सेकंड में इस रिएक्शन के लिए,
रेट पूछ रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। देखो उसने ना दे रखा ग्राम पर लीटर पर सेकंड में, तो कभी भी केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन हम जिंदगी में ग्राम में सोल्व नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, ठीक? या तो मोल्स में करेंगे या किस में करेंगे, इक्विवेलेंट्स में। तो यहां पे ds2/dt दिया 6 ग्राम पर लीटर पर सेकंड, उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो मास बाई मोलर मास क्या आ जाएगा, मोल में 3 मोल पर लीटर पर सेकंड। बाकी पीछे का जैसा ही है। अब पहले रेट आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड में, फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया आ जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया आ जाएगा। इनका मोल पर लीटर पर सेकंड में आ तो एक मोल में कितना मास होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ग्राम पर लीटर पर सेकंड में इनका रेट आ जाएगा। लेकिन पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको गिवन से मास से मोल्स में, फिर मोल्स में जो आंसर है उसको फाइनली मास में। पीवी इक्वल टू एनआरटी हम पढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम बोल दो या पी बाई आरटी बोल दो। अब अगर एग्जामिनर ने आपको डीसी बाई डी टी दे रखा तो सीधा सीधा है रेट इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक। अगर मान लीजिए आपको मोल्स की टर्म में दे दे, कई बार एग्जामिनर ऐसा ही बोल सकता है कि भाई ये रिएक्टेंट है, इसके ना 3 मिनट में 5 मोल से 1 मोल रह गया, तो आपके मोल्स में चेंज कितना 4 और टाइम कितना 4/3, तो ये हो गया 4/3 मोल पर मिनट, तो ये आपका dN/dt आ गया। अब आपको क्या करना है, ये dN/dt है, ये रेट है इन टर्म्स ऑफ मोल। अब अगर आपको इसको मोलरिटी में कन्वर्ट करना है, तो मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना, तो डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देना, नहीं, और वॉल्यूम आपको दी रहेगी, तो 1/v इंटू dN/dt। कई बार एग्जामिनर आपको दे सकता है प्रेशर दे दिया रिएक्टेंट का, बोला कि प्रेशर पहले 60 था और रिएक्टेंट का अब 40 रह गया, कितने मिनट में 10 मिनट में, तो 60 - 40 20/10, ये dP/dt आया है आपका ATM पर मिनट में, ठीक। अगर आपको प्रेशर को वो कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है तो RT से डिवाइड कर देना इसको, तो यही यूनिट जो है ये कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम में आ जाएगी, समझ गए ना। तो 1/RT इंटू dP/dt करते हो, कोई डाउट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है जो इस पैटर्न का नीट में आज तक नहीं आया है। ये रिएक्शन देखिए, CO2 CO में जा रहा है, हाफ O2 में जा रहा है, 300 केल्विन, प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज इंक्रीज फ्रॉम 100 mm ऑफ Hg टू 120 mm ऑफ Hg इन 5 मिनट। वो बोला 5 मिनट में प्रेशर 100 से 120 हो गया, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कंसंट्रेशन की टर्म में। पहली बात, प्रेशर दिया तो प्रेशर के अकॉर्डिंग काम करो। CO2 की रिएक्शन दे रखी है, तो इनिशियल प्रेशर 100 है, तो किसका होगा, ओनली रिएक्टेंट CO2 का। 100 में से P घटा 5 मिनट के बाद, इसका P बनेगा, इसका P/2, तो ये जो टोटल प्रेशर ये 120 है, तो यहाँ पे P कितना आया 40, तो हर जगह P की वैल्यू रख दो। यहाँ पे रखी 100 - 40 60 आ गया, किसका, CO2 का। यहाँ पे P की वैल्यू 40 CO का, यहाँ पे O2 की वैल्यू कितना 20 आ गया। तो अब आपको रेट बताना, तो रेट माइनस dP/dt कर दूं, तो 60 - 100/5 आ जाएगा, तो ये माइनस का आएगा, आगे माइनस लगेगा क्योंकि रिएक्टेंट का प्रेशर कम होता है, तो ये आ गया 8 mm ऑफ Hg पर मिनट, ठीक। लेकिन हम mm ऑफ Hg में बात नहीं करते, बार में ATM में बात करते हो, उसको 760 से डिवाइड कर दो, तो ये ATM पर मिनट आ जाएगा। कोई डाउट इसमें यहां तक, पक्का ना सबको, ये तो पता ना। अरे 1 ATM में या 1 बार में 760 mm ऑफ Hg होता है, ये लिखवाऊं, ठीक। फिर ये आपका प्रेशर की टर्म में आया है, उसको RT से डिवाइड कर दो, किस में आ जाएगा, कर लोगे। नेक्स्ट, अब कंसंट्रेशन की टर्म में रेट आ गया, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ CO2 पूछ रहा है, तो वो तो आप लिखते आए हो ना पहले, आप ये नहीं लिख सकते रेट इज इक्वल टू ये dCO2/dt है इज इक्वल टू dCO/dt, नहीं, ये तो आप सीधा लिख सकते हो यहां से, या 2DO2/dt, ये तो आपने पीछे सीखा ही है, तो सीधा लिख दो। अब कोई बच्चा ये भी चाहता होगा आप में से, सर आपने तो ना CO2 की टर्म में कर दिया, अगर मैं होता तो मैं तो इसको CO की टर्म में करता। कर लो भाई CO की टर्म में, तो इनिशियल प्रेशर 0 था, तो आप पता क्या करोगे, फाइनल प्रेशर 40 - 0 डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, आ गया ना। नहीं सर मैं तो ना O2 की टर्म में करूंगा, कर लेना भाई, ये 2 इंटू चेंज इन प्रेशर ऑफ O2 कितना है 20, इनिशियल कितना था 0 डिवाइड बाई टाइम 40/5, हर बार वही आएगा, सही है ना। किसी को ये लगे कि सर ने CO2 में कर दिया ओनली, कोई डाउट, कर लेंगे ऐसे। तो ये यहां से R से आपका डिसअपीयरेंस ऑफ CO2 का रेट आ जाएगा, और ये आपका O2 का अपीयरेंस का रेट आ जाएगा। कर देंगे या नहीं कर देंगे। रेट लो क्या होता है, रेट लो देखो, रेट लो
आप रेट लिखते हो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रेट लो जो है वो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। पहले आपने जैसे रिएक्शन लिख दी Ma+NB इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। लो ऑफ मास एक्शन तो ये कहता ना रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant product of concentration of reactant raised to the power their stoichiometric coefficient in a balance reaction। मान लीजिए बैलेंस रिएक्शन थी तो लो ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर m b की पावर n आ गया। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपने देख के लिखा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली रेट लो जब आप लिखेंगे वो दैट विल बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर x b की पावर y। x और y m और n के इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक, x क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, y क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b, और x प्लस y क्या है ओवरऑल ऑर्डर। x प्लस वाई भी m प्लस n के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक, अब यहां पे प्रोपोर्शनलिटी को हटा दो, r इक्वल टू k इंटू a की पावर x इंटू b की पावर y। तो रेट यहां पे k क्या है रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अगर मैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यूनिटी कर दूं 1 कर दूं तो r इक्वल टू k आ जाएगा, यानी k की डेफिनेशन बन गई इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर यूनिटी, यानी 1 हो। क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेट कांस्टेंट डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। ये किस पे डिपेंड करता है? ये कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे और कैटलिस्ट पे। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जैसे A कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट आपने R इक्वल टू K इंटू A की पावर N लिख लिया, तो रेट की यूनिट लिख दी और कंसंट्रेशन यूनिट लिख दी। K की क्या आ जाएगी मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। ये n क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर n 0 है तो रेट की यूनिट वही आएगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट वही आएगी जो कि आपके रेट की है, और 1 है तो यहाँ पे 1 माइनस 1 तो 0 हो गया सेकेंड इनवर्स। टाइम इनवर्स होती है फर्स्ट ऑर्डर की। n इक्वल टू 2 है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। n इक्वल टू 3 है मोल की पावर -2 लीटर की पावर 2 सेकेंड इनवर्स। एक बार नीट ने क्वेश्चन पूछ दिया रेट कांस्टेंट और रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट सेम है तो ऑर्डर क्या है 0। ठीक, ये आपका एनसीईआरटी एग्जांपल k की वैल्यू दे रखी है विद यूनिट, बोल रहा ऑर्डर क्या है। ये तो सेकंड ऑर्डर के लिए है यूनिट k की, और ये सेकंड इनवर्स ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस डिटरमिनेशन ऑफ रेट लो। कोई रिएक्शन दे दिया आपको a प्लस बी, उसमें a की कंसंट्रेशन b की कंसंट्रेशन और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया एक्सपेरिमेंट 1 2 और 3 में। बोल रहा कि रेट लो फाइंड आउट करो। भाई कैसे करेंगे आप ना, इसमें ऐसे ऑब्जर्व करना सीखो। एक तो ये तरीका लेंथी वाला, भाई लेट रेट लो इक्वल टू r इक्वल टू k इंटू a की पावर x b की पावर y। तो पहली इक्वेशन एक्सपेरिमेंट 1 की वैल्यूज पुट कर दो, 2 की वैल्यूज पुट कर दो, 3 की वैल्यूज पुट कर दो। आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है x y और k। सोल्व कर लोगे 2/1 कर दो, 3/2 कर दो या 3/1 कर दो, उस टाइप से आपके पास x y की वैल्यू आ जाएगी। किसी एक इक्वेशन में x और y की वैल्यूज पुट कर दो तो k की भी वैल्यू आ जाएगी। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप देखो a की कंसंट्रेशन आपने पहले से सेकंड एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट रखी, तो a से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना रेट पे, वो तो सेम है। लेकिन आपने b की डबल की तो रेट डबल हो गया, तो इसका मतलब हम क्या समझे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ b। फिर आप ये देखो आप पहले से तीसरे एक्सपेरिमेंट में b की कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहे तो b से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन a की डबल कर रहे हो तो रेट क्या हो गया 4 टाइम। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 2, तो रेट लो लिख देंगे k इंटू a की पावर 2 इंटू b की पावर 1 और ऑल ऑर्डर 3 आ जाएगा। ये वैल्यूज पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, कर दोगे ऐसे। नेक्स्ट, ये a2 प्लस b2 2ab ये दे रखा है, a2 की कंसंट्रेशन b2 की और ये इनिशियल रेट दे दिया, तो a की b2 की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो a की डबल करने पे रेट हाफ हो गया, यानी रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a2। और जब आपने a2 की कांस्टेंट रखी b2 की डबल की रेट 8 टाइम हो गया, डबल करने पे 8 टाइम, यानी b की पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेट लो क्या हो जाएगा r इक्वल टू k a2 की पावर -1 और b2 की पावर 3 और ऑल ऑर्डर 2। नेक्स्ट, ये p और q की रिएक्शन दे रखी है, इनकी कंसंट्रेशन दे दी, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ r दे दिया। अरे इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ r ही तो रेट ऑफ रिएक्शन है। ये 0.2 इसकी q की कांस्टेंट है तो p की 4 टाइम करने पे रेट सेम रहता है, यानी रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ p। तो p को तो भूल ही जाओ, अब q को जब डबल करते हो अब p से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डबल करो या ना करो, इसको बेशक हटा दो क्योंकि इससे इंडिपेंडेंट हो गया ना। तो q की डबल करने पे रेट 1/4 टाइम होगा, यानी रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a की पावर q की पावर 2। तो रेट क्या आ जाएगा k इंटू q की पावर -2। कर लोगे ऐसे। ठीक, नेक्स्ट,
कुछ क्वेश्चन वो मैंने आपको एनसीईआरटी कराए थे एक्सरसाइज का 10, 11, 12, उसमें कोई क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करना हो बोलो, या हो जाएंगे। फिर ये क्वेश्चन कराए थे जैसे एक्स और वाई दे दिया, जेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन ऐसे था भाई जब आप ओनली ए की एक्स की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट हाफ हो रहा था, और जब आप वाई कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वाई से डिपेंडेंट है तो एक्स की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा -1। फिर ये क्वेश्चन था ए और बी वाला, ए की कंसंट्रेशन डबल की, रेट हाफ हुआ, ओनली ए की डबल करने पे, दोनों की डबल करने पे रेट क्या था, सेम। यानी अगर ए ने डबल करने से रेट को हाफ किया तो सेम रखने के लिए बी ने क्या किया होगा, डबल, क्योंकि दोनों की डबल की ना, तो ए की डबल होने पे रेट हाफ हुआ और बी की डबल होने पे डबल हुआ, तभी तो सेम रहा। तो ए के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑर्डर क्या आ गया, 0। ऐसे क्वेश्चन आईआईटी वाला था m + n का, वो बोल रहा है m की कंसंट्रेशन डबल कर दी, रेट डबल हो गया, और m और n दोनों की डबल कर दी, रेट 8 टाइम हो गया। तो अगर m से डबल हुआ होगा रेट, तो टोटल 8 टाइम हुआ, तो n से कितना हुआ, 4 टाइम, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 2, तो ऑर्डर 3 आ गया। कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट ये देखा है 2a + b इज कन्वर्टिंग इनटू a to b, इसका रेट लो लिख रखा, k की वैल्यू लिख दी, इनिशियल रेट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b आर, तो ये जो रेट लो लिख रखा है इसमें k की वैल्यू पुट करो, a की और b की, ये जो दे रखी है। फिर दूसरा केस बोल रहा है व्हेन a इज रिड्यूस्ड टू 0.06, तो a 0.1 था, उसमें से x अगर घटा तो 0.2, b में से कितना घटेगा, x/2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो यहां पे बोल रहा है कि a कितना रह गया, 0.06, तो 0.1 - x = 0.06, तो a की तो वैल्यू आपके पास है यहां पे रखने के लिए 0.06, b की नहीं है, तो x सोल्व किया कितना 0.04, और x की वैल्यू यहां पे पुट कर दी, तो b की भी आ गई 0.18, तो इस इक्वेशन में 0.06, 0.18 और k की वैल्यू ये पुट कर दो, दूसरा आ गया। अब ये इक्वेशन दे रखी है, रेट लो दे दिया इसका, ये रेट लो लिख रखा है, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट आर डबल, इसकी भी डबल, इसकी भी डबल, इसकी भी डबल का पावर 2, तो 16 टाइम हो जाएगा। फिर बोल रहा है वॉल्यूम मिक्सर की हाफ कर दी, तो कंसंट्रेशन हाफ हो गई, हाफ 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 की पावर 2, 1/16 टाइम हो जाएगा रेट। फिर बोल रहा है नाइट्रेट आयन आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी और सॉल्यूशन की pH 1 से इंक्रीज कर दी, pH 1 से इंक्रीज करना मतलब H+ की कंसंट्रेशन 10 टाइम कम करना, 1/10 करना, तो H ये कांस्टेंट इसकी कंसंट्रेशन 1/10 कर दो, तो उसका स्क्वायर करोगे तो R के 1/100 R आ जाएगा। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट लो में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर होती है उसका सम ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है। फिर मॉलिक्यूलरिटी, किसी एलिमेंट्री स्टेप में, किसी सिंगल स्टेप रिएक्शन में अगर आप रिएक्टेंट स्पीसीज जो है उनको सम कर दो, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड एज सम ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक, अब इसमें मॉलिक्यूलरिटी क्या हो सकता है, कभी नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता, और मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा भी नहीं हो सकता। तो देसी भाषा में बोलो मॉलिक्यूलरिटी कैन बी 1, 2, 3। एलिमेंट्री अगर रिएक्शन कोई है, यानी एलिमेंट्री मतलब होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो उसमें जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी। जैसे पहले स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गई, दूसरे में 2 हो गई, तीसरे में 3 हो गई। बहुत रेयर होती है ऐसी रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 3 हो, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी 1 या 2 ही होती है। ठीक, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मुझे कैसे पता चला, मैकेनिज्म दे रखा था, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं बोलेंगे। हाँ, उसके मैकेनिज्म के एक एक स्टेप के लिए अलग मॉलिक्यूलरिटी बोल सकते हो, जैसे पहले स्टेप की 1 है, दूसरे की 2 है, कर लोगे। नेक्स्ट नोट डाल रखा है एनसीईआरटी की लाइन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, तो स्लोएस्ट स्टेप जब आप देखेंगे उसकी मॉलिक्यूलरिटी जो आएगी वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है, जनरली अगर बात करें। ठीक, ये रिएक्शन है N2O5 वाली, वही जो पीछे लिखी थी, इसका पहला स्टेप स्लो है और दूसरा फास्ट है, तो यहां से रेट क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू K × N2O5 की पावर 1, तो ऑर्डर कितना आया 1, और इस स्लोएस्ट स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी कितना है 1, यही तो एनसीईआरटी में लिखा है, नहीं समझे। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसका मॉलिक्यूलरिटी तो 1 आएगा लेकिन ऑर्डर ग्रेटर देन 1, यानी ऐसा लगता है ऑर्डर भी ग्रेटर देन 1 आ रहा है, मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 1, ऑर्डर 1। हाँ, आपको देखने में ऐसा लगेगा कि उसकी ऑर्डर भी ग्रेटर देन 1, लेकिन ऑर्डर 1 होता है, मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 1। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज कर दिया, यहां पे आपने ये रिएक्शन लिखी, ग्लूकोज और
हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज करने पे क्या हुआ, ग्लूकोज फ्रक्टोज बना। तो इसमें जब आप रेट लिखो ना K इंटू सुक्रोज की कंसंट्रेशन, और जितनी भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है ना उनमें ना कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑर्डर कितना आया इस रिएक्शन का 1, लेकिन मोलिकुलरिटी कितनी है, 2 मोलिकुल है ना 2। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में भी ये लिख दी रिएक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर आएगा, तो ऑर्डर 1 हो जाएगा, लेकिन मोलिकुलरिटी कितनी है 2। कर लोगे। क्वेश्चन है दो ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन दे रखी है, उसका मैकेनिज्म दे दिया A2 + B2 कन्वर्टिंग इनटू 2AB, और ये 3 स्टेप दे रखे मैकेनिज्म के, पहला फास्ट, दूसरा स्लोवेस्ट और तीसरा स्टेप दे रखा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप लिखेंगे ऑर्डर फ्रॉम स्लोवेस्ट स्टेप। आपने लिखा R = K × A की पावर 1 B × B2 की पावर 1। फिर आपने देखा यार जो रेट लो आपने लिखा है, रेट लो में तो हम ओनली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लिखते हैं, या प्रोडक्ट लिख सकते हो, इंटरमीडिएट का थोड़ा कंसंट्रेशन लिखते हैं, इंटरमीडिएट तो होता ही नहीं ना रिएक्शन में, वो तो बनता है। तो यहां पे A को हटाने के लिए आपने फर्स्ट स्टेप की हेल्प ली, जहां पे A2 के इक्विलिब्रियम दे रखा, तो K इक्विलिब्रियम होगा A²/A2, तो A की कंसंट्रेशन आ गई, यहाँ पे K इक्विलिब्रियम का ½ A2 की पावर ½ तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, K × K इक्विलिब्रियम ½ ये क्या है नया कांस्टेंट K' लिख दोगे, और A2 की पावर ½ × B2, तो 1.5 ऑर्डर आ गया। एग्जैक्टली सेम ये है। हाँ हाँ नहीं आएगा। अगर आप रेट लो लिख रहे हैं ना, तो रेट लो इस रिएक्शन से लिखेंगे आप, इनके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, गलत है, या तो क्वेश्चन गलत है या सोल्व करने वाला गलत है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? हाँ तो एग्जिस्ट करता ना, क्यों नहीं करता 1.5 एग्जिस्ट? ये आंसर 4 किसने लगा रखा है? 3 आएगा। ठीक, ये देखो फॉर द रिएक्शन 2O3 इज कन्वर्टिंग इनटू 3O2, ये O3 फास्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप से रेट लिखा K × O3 × O, तो ये K इक्विलिब्रियम, अच्छा अब यहां से O हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारी रिएक्शन में नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन से लिखा आपने, O आ जाएगा K इक्विलिब्रियम × O3/O2, तो यहां पे इसकी वैल्यू पुट करी, K × K इक्विलिब्रियम नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, O3 की पावर 2 × O2 की पावर -1, तो 1 आ जाएगा ऑर्डर। कर लोगे। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसमें जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? सम एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस, जैसे HI का गोल्ड सरफेस पे टूटना, या डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एट हाई प्रेशर, दीज आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे मान लीजिए A इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट है, तो R = K × A की पावर 0 आएगा ना, तो R = K हो गया। तो रेट आप कैसे लिख सकते हो? -dA/dt, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट करो, dt को उधर ले जाओ, तो dA = K dt हो गया। इसमें लिमिट लगाओ 0 से t, इसका इंटीग्रेशन, इसका C0 से CT। इस इक्वेशन को सोल्व करके आएगा आपका CT = C0 - KT। ये इक्वेशन याद करनी है बस आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और कोई इक्वेशन याद नहीं करेंगे। CT = C0 - KT, तो CT वर्सेस KT का ग्राफ बनेगा, नेगेटिव स्लोप आएगा कितना -K, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और इंटरसेप्ट C0 आ जाएगा। अब इसको अगर आप ऐसे लिखने जाओ, A को C0 रख दो, A - X को CT, तो यहाँ X इज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, तो यहाँ पे CT की और C0 की वैल्यू पुट करी, X = KT, X इज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, X का ग्राफ ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। T 100% यानी सारा रिएक्टेंट खत्म हो गया, CT 0 हो गया, तो CT की वैल्यू 0 पुट कर दो, T 100% आ जाएगा C0/K। T ½ या T 50% क्या होता है? जब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, तो CT की वैल्यू रख दो C0/2, तो T ½ आ जाएगा C0/2 के। तो यहां से आपको क्या पता चला भाई, T½ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, T½ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन चेंज हो जाएगा। तो T½ वर्सेस C0 का ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन आ गया विद स्लोप 1/2। C0 वर्सेस T½ कर दे, तो C0 = 2K T½ होता है, तो इसमें स्लोप 2K आ जाएगा। कर दोगे। नेक्स्ट, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रखी, इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी 0.1 मोलर, 10 मिनट के बाद उसकी 0.05 रह गई, तो बोल रहा टाइम कितना रिक्वायर्ड है अगर A की कंसंट्रेशन 0.025 रह जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में आप CT = C0 - KT पुट कर दो। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, CT = C0 - KT, ये आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी थी, ये 10 मिनट के बाद 0.05 दे दी, यहां वैल्यू पुट कर दोगे, K की वैल्यू आ गई, तो फिर हर जगह ये इक्वेशन अप्लाई करते चलो। ये CT 0.025, C0 इतना था, T पूछ रहा है, तो T नेट कितना आ गया 15 मिनट। बोल रहा 15 मिनट के बाद B की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? A में से अगर X जाएगा तो B कितना बनेगा? 2X बनेगा ना, तो A में से X कंज्यूम हुआ कितना? 0.025 रहेगा ना 15 मिनट के बाद, तो X कितना कंज्यूम हुआ? 0.0275, तो 2X 2 × वैल्यू पुट कर दो। कर दोगे।
फॉर द रिएक्शन ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट दे दिया। ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू से हम क्या समझ गए यूनिट से, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। हाफ लाइफ इसकी 20 सेकंड है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है। देन फाइंड हाफ लाइफ व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन इज 6 × 10⁻², और हाफ लाइफ व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन इज 7.5 × 10⁻3। अरे हाफ लाइफ जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सी नोट के, कर दो टी हाफ 1/T½ इक्वल टू सी नोट 1/C02। वैल्यूज पुट कर दोगे दोनों ही ऑप्शन में। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, के दे दिया। के देते ही हम समझ गए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। वो बोल रहा है 0.1 मोलर से 0.045 मोलर गया 5 मिनट में, तो 0.025 कितनी देर में हो जाएगा भाई? आप है ना यहाँ ये समझ लो, या तो ये टी हाफ है 5 मिनट, आधा हुआ ना। तो अब इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी, अब ये है तो इसमें भी आधा हो रहा है, तो इसमें टी हाफ कितना हो जाएगा? अगर ये इनिशियल कंसंट्रेशन आधी की तो टी हाफ इसका आधा, यानी 5/2 2.5 मिनट। ये ऐसे कर लो इसको। अब x निकाल लो, कितना कंज्यूम हुआ x 0.05, तो t कितना लिया टाइम 5, और इसका x2 कितना कंज्यूम हुआ 0.025, इसका t फाइंड आउट करना है। तो ये x1 t1, ये x2 t2, x इक्वल टू kt था ना, तो x1/t1 इक्वल टू x2/t2, ऐसे कर सकते हो। ऐसे ही दोनों क्वेश्चन ये है, ये x के बेस पे, ये कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ टाइम गिवन है, कितना कंज्यूम हुआ टाइम गिवन है। यहाँ पे टाइम पूछा है, अमाउंट कितना कंज्यूम हुआ, अमाउंट कितना कंज्यूम हुआ टाइम गिवन है, कर लोगे। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सारी रेडियोएक्टिविटी के क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ ईथेन भी क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है। इसके अलावा आपके N2O5 N2O का डिकम्पोजिशन या H2O2 का डिकम्पोजिशन, ये भी क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, इसमें R इक्वल टू K इंटू A⁻1 लिखेंगे ना इस रिएक्शन के लिए, तो -dA/dt इक्वल टू K इंटू A। तो इसको A को इधर ले आओ, तो D/A होता है ln x, है ना, ln A हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेशन करोगे ना, इक्वेशन बन गई ln CT इक्वल टू ln C0 माइनस KT। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो log CT इक्वल टू log CT C0 माइनस K/2.303T। ग्राफ भी बना सकते हो ln CT वर्सेस T का, स्ट्रेट लाइन आएगा विद नेगेटिव स्लोप विच इज K, और log CT वर्सेस T का माइनस K/2.303। तो स्लोप से आप K की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट, अब इन इक्वेशन को मॉडिफाई कर रखा है। ln CT को लिख दिया ln C0 माइनस KT है ना, तो ln C0 माइनस CT इक्वल टू KT, तो C0/CT इक्वल टू KT हो गया। तो अब K इक्वल टू 1/T ln C0/CT ये बन जाएगा। और इसको ना, ये स्लोप ln C0/CT वर्सेस T का ग्राफ, स्लोप K आ गया। ये एनसीईआरटी में है, ये ग्राफ एनसीईआरटी में है आपका, ये वाला सॉरी एनसीईआरटी में। तो अगर इसको यार ln की बजाय 2.303 में पुट करोगे तो log C0/CT इक्वल टू K/2.303T आ जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ में जो स्लोप आएगा K/2.303 आ जाएगा, log C0/CT का, log C0/CT वर्सेस T का ग्राफ। और ये जो इक्वेशन है K इज इक्वल टू, उधर ले जाओ सब कुछ, 2.303/T log C0/CT, सबसे ज्यादा ये यूज करेंगे हम। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A को C0 को A लिख दो और CT को A-x लिख दो, तो K इक्वल 2.303/T log A/A-x कर दो। ठीक, एक ये एनसीईआरटी की इक्वेशन है, ln CT इक्वल टू ln C0 माइनस KT। देखो CT इक्वल टू C0 माइनस KT जीरो ऑर्डर का है, ln CT इक्वल टू ln C0 माइनस KT किसका है? फर्स्ट ऑर्डर का है। तो ln CT1 इक्वल टू ln C0 माइनस KT1, T1 पे हो गया, ये T2 पे रख दो, तो 1 में से 2 माइनस कर दो, पूरी इक्वेशन सोल्व करने पे आएगा K इक्वल टू 1/T2 माइनस T1 ln CT/CT CT1/CT2। अब बच्चे इसको रटते हैं, मैं कहता हूं रटते क्यों है, ये यही तो फॉर्मूला है। उसमें T1 इक्वल टू 0 पुट करो, है ना, और T2 को T पुट करो, CT1 को C0 पुट करो, CT2 को CT पुट करो, यही तो फॉर्मूला बन गया। देखो एक बार, नहीं समझे? ठीक, नेक्स्ट, ln CT इक्वल टू ln C0 माइनस KT। यहां से अगर आप e की पावर में लेके जाना चाहेंगे, ये इक्वेशन आएगी CT इक्वल टू C0 e की पावर माइनस KT। ये इसका एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ आ जाएगा। ठीक, अच्छा, किसी भी इक्वेशन में NA आ जाए, चाहे जीरो ऑर्डर की या फर्स्ट ऑर्डर की है, एक बात ध्यान रखो, ये डेरिवेशन करोगे ना, पूरा डेरिवेशन करके मत देखो, K के साथ किसको रख दो? N को, बिकॉज यहां लिखोगे ना 1/n माइनस dA/dt इक्वल टू K इंटू A, तो ये N इधर जाएगा, N K dt, तो K की जगह क्या आ जाएगा? हर जगह N के, जैसे CT इक्वल टू C0 e की पावर माइनस NKT। अगर जीरो ऑर्डर रहती तो CT इक्वल टू C0 माइनस NKT। ठीक, ये रिएक्शन दे रखी है, फॉर द रिएक्शन 2A इज कन्वर्टिंग इनटू B प्लस C। इसकी वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट दे दी, ये सेकंड इनवर्स से हम समझ गए, ये फर्स्ट ऑर्डर है। बोल रहा कौन सा करेक्ट है, तो ये देखो 2 है इसका कोफिशिएंट, तो CT इक्वल टू C0 e की पावर माइनस 2KT आएगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। तो ध्यान से देखो, CT इक्वल टू C0 e की पावर माइनस 2KT है, तो C0 विल बी इक्वल टू CT इंटू e की पावर 2KT। कर लेंगे,
टी 100% जब रिएक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, सीटी 0 हो जाए, तो सीटी की वैल्यू 0 पुट की आपने, तो पुट 0 पुट करते ही टी कितना आ गया, इनफाइनाइट, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स। रेडियोएक्टिव डीके, रेडियोएक्टिव डीके चलता ही रहता, कभी खत्म नहीं होता। टी 50% या टी हाफ लाइफ करोगे तो इसमें ना सीटी इक्वल टू सी नोट बाई 2 पुट कर दो, तो टी हाफ का फॉर्मूला था ln 2 बाई के, ये इसको सोल्व करोगे हो जाएगा 0.69 अपॉन के, यानी टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट, ये क्या है, अब ये क्वेश्चंस कराए थे, टी 75% पुट करना, तो ये फॉर्मूला लगाओ, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के log a अपॉन a माइनस एक्स, a को 100 पुट करो और x को 75, 100 माइनस 75 सोल्व करते चलो। टी 99% पुट करना इसी फॉर्मूले में, a को 100, 100 माइनस 99, ये सोल्व हो जाएगा। रेशो पूछ रहा 99/50 का, 2.303 अपॉन के log 100 अपॉन 100 माइनस 99, 2.303 अपॉन के log 100 अपॉन 100 माइनस 50। हर क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करो, कैंसिल हो जाएगा जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, ऐसे ही क्वेश्चन कराया मैंने आपको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, उसका 60% कंज्यूम होता है 60 मिनट में, 50% कितनी देर में कंज्यूम हो जाएगा, तो टी 60/t50 कर दो और उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो ये रेशियो आ गया इसका 4/3, तो टी 60 कितना था 60, तो सोल्व कर दो टी 50 आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन दे रखा है, ये भी नीट का है, एक रिएक्शन थी उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 8.8 मोल बी बना था 0.6 मोल 1 आवर में, तो a 0.9 मोल से b 0.675 मोल कितनी टाइम में बनाएगा, नीट का क्वेश्चन है। ये a 0.8 था, इसमें से x गया, b बना कितना x, वो बोल रहा है x कितना बना 0.6, तो 0.8 माइनस 0.6 हुआ ना इसमें से, तो ये k इक्वल 2.303 अपॉन 1 log a अपॉन a माइनस एक्स रखते हो, ये रहा आपका a और ये रहा a माइनस एक्स, वैल्यूज पुट कर दो, ये आ गया k। दूसरा बोल रहा है अगर ये 0.9 से b 0.675 बना रहा है, 0.9 में से मान लीजिए x गया है, कितना बना 0.675, तो यहाँ पे x कितना होगा 0.675, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, a कितना है 0.9 a माइनस एक्स, ये वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे t फाइंड आउट करना है और यहां से k की वैल्यू पुट कर दो, t आ गया 1 आवर, नीट का क्वेश्चन। नेक्स्ट, a कन्वर्टिंग इनटू b स्पेसिफिक रिएक्शन रेट दे रखा 10⁻² सेकंड इनवर्स, बोल रहा है 20 ग्राम से 5 ग्राम रहने में कितना टाइम लग जाएगा, भाई सीधी सी बात है, t इक्वल 2.303 अपॉन k, k की वैल्यू पुट कर दी, log इनिशियल कितना है 20 और फाइनल कितना है 5, सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा t हाफ 50 मिनट दे दिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट परसेंट ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर 200 मिनट, 200 मिनट का मतलब हो गया 4 हाफ लाइफ। अब परसेंट बताना है तो एक काम करो, पहला ही 100 मान लो, 100 में से एक हाफ लाइफ के बाद 50, दूसरी हाफ लाइफ के बाद 25, तीसरी के बाद 12.5 और चौथे के बाद कितना रह जाएगा 6.25, ऐसे करते हैं। समझ आया कि नहीं आप? ये एमसीआरटी के एग्जांपल थे, N2O5 NO2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, ये देखो t इक्वल टू 0 पे और t 60 पे क्या दे रखा, ये क्या दे रखा है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, ये आफ्टर 60 मिनट दे रखी है, k पूछा है यार, एक नीट का क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रही है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ध्यान देना, फर्स्ट ऑर्डर देखते ही सेकंड इनवर्स मत लगा देना, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड होती है हमेशा। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट एग्जांपल है, ये अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बच्चे गलती करेंगे इसको, मेजर टेस्ट में एक गलती कराऊंगा तुमसे, अभी बता देता हूं। एक क्वेश्चन मेजर टेस्ट में हर टेस्ट में हर चैप्टर में अलग टाइप की मिस्टेक कराऊंगा, 10 टेस्ट लूंगा मेजर टेस्ट और 10 टाइप की मिस्टेक कराऊंगा हर चैप्टर में, ठीक। जैसे एक मिस्टेक ये कराऊंगा, 2H कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन है कि डिक्रीज हो रही 0.5 से 0.4 10 मिनट में, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे क्या करो, डेल्टा C बाई डेल्टा T होता है, लेकिन जब कोफिशिएंट 2 हो तो 1/2 माइनस DA बाई DT कर लोगे पक्का। नेक्स्ट, इसके बाद रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 2.303, रेट कांस्टेंट दिया, फाइंड इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट वुड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, भाई K दे रखा है, ठीक, और कितने दे रखा है आफ्टर 1 मिनट, तो टाइम हो गया 1 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो log A अपॉन A माइनस एक्स, इनिशियल 1 मान लो 1 मोलर, तो 1 माइनस 1 बाई माइनस एक्स हो गया, तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल, log 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1, एक्स आ गया आपका 0.9% में 90। और ये पूछ रहा है व्हाट वुड बी द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 1 मिनट इफ इनिशियल कंसंट्रेशन वाज 1 मोलर, इसमें क्या ही दिक्कत है, अरे 1 मिनट के बाद कंसंट्रेशन फाइंड आउट करो A की, 1 माइनस 0.9 कितनी बच गई 0.1, K की और A की वैल्यू पुट कर दो, रेट आ जाएगा। नेक्स्ट, ये है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आज आपने नया सीखा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इन गैसियस रिएक्शन, कोई भी गैसियस रिएक्शन आपको दी है, A इज कन्वर्टिंग टू B इनटू B प्लस C, तो ये गैसियस है, इनिशियल प्रेशर ओनली किसका होगा, रिएक्टेंट का, वो PI मान लिया, मान लीजिए इसका X खत्म हुआ तो इसका X बनेगा, इसका X बनेगा, और टोटल दे दिया PT आफ्टर टाइम T, तो PI माइनस X प्लस PX प्लस PI माइनस X प्लस X प्लस X इक्वल टू PT, तो यहां से X की वैल्यू आ जाएगी।
और आप क्या करते आए हो अभी तक, k इक्वल 2.303 अपॉन टी log p इनिशियल अपॉन p इनिशियल माइनस x। आप बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों कर दिया, अरे क्योंकि pv इक्वल टू nRT आपने पढ़ा है और p इज इक्वल टू cRT लिख सकता हूं n बाई v करके इसको। तो t तो कांस्टेंट प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो log c नॉट अपॉन ct कर रहे थे ना आप, तो मैंने p इनिशियल अपॉन प्रेशर आफ्टर टाइम t रख दिया रिएक्टेंट का, इसलिए किया ये। समझ आया कि नहीं? आप x की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। सेम क्वेश्चन ये है, a इज कन्वर्टिंग इनटू b प्लस c प्लस d, कोई फॉर्मूला याद नहीं करेगा, pi माइनस x कन्वर्टिंग x है, ये x बन गया तो टोटल कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर वही pi अपॉन pi माइनस x log के ब्रैकेट में कर लोगे सोल्व। नेक्स्ट फिर सेम क्वेश्चन दे दिया, 2a इज कन्वर्टिंग इनटू 2b प्लस c, ये pi में से x गया, ये x गया, ये x बाई 2 बनेगा। यहां ध्यान रखना ये pi माइनस 2x मत लिखा करो, क्योंकि तुम्हारी आदत क्या है यहाँ पे pi अपॉन pi माइनस x लिखने की, तो शुरू में ही उसको 2x मत लिखो, pi माइनस x लिखो, इसका 2 मोल इसका 2 मोल देगा, इसका x मोल इसका x मोल देगा, ऐसे कर लो, सेम प्रेशर डिक्रीज होगा। कर लोगे? ये फॉलोइंग डेटा दे रखा है, कुछ भी नहीं इसमें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम दे दिया, टोटल प्रेशर दे दिया 0 पे, और ये b इनिशियल हो गया 0.5 और ये बोल रहा है 100 मिनट के बाद टोटल 0.512 हो गया। मान लीजिए इसमें से x गया तो ये x बना, इसका x बाई 2 बनेगा, तो ये टोटल सम जो आया कितना आया 5.512, x आ जाएगा 0.024। कर लोगे सोल्व? k इक्वल 2.303 अपॉन 100 log इनिशियल प्रेशर अपॉन pi माइनस x, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 दे रखा कार्बन टेट्राक्लोराइड में, measuring the volume of oxygen in gas evolved, volume of oxygen obtained at the end of the reaction was 100 cc, यानी इनफाइनाइट टाइम पे, और 500 मिनट में कितनी थी 90 cc। तो बोल रहा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करो। भाई सिंपल सी आपने ये रिएक्शन लिखी, मान लीजिए ये इनिशियल अमाउंट a था, a में से ये x डिसोसिएट हुआ, तो इसका x बनेगा इसका x बाई 2, और इनफाइनाइट टाइम पे जब रिएक्शन कंप्लीट होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो 0 ये हो जाएगा, ये a बाई 2। हम अभी तक जो k पढ़ते आए 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x पढ़ते आए हैं, ठीक ना? तो मुझे a दिया ना मुझे x दिया, तो मुझे कुछ ऐसा लेके आना पड़ेगा, a अपॉन a माइनस x का रेशियो लेके आऊं, क्योंकि टाइम तो मेरे पास है। तो क्या किया मैंने पढ़ा O2 की कंसंट्रेशन, O2 की वॉल्यूम की बात कर रहा है, PV इक्वल टू nRT से वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है। जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी इनफाइनाइट टाइम पे O2 के मोल्स मिले कितने a बाई 2, तो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी V इनफाइनाइट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a बाई 2। t इक्वल टू t टाइम पे इसके x बाई 2 मिलेंगे, तो t टाइम पे इसकी मान लीजिए VT वॉल्यूम है, VT विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x बाई 2। अब आपके पास a और x में रिलेशन बन रहा है वॉल्यूम के साथ, तो v इनफाइनाइट माइनस VT कर दोगे, a बाई 2 माइनस x बाई 2 हो गया। अब ये है a और ये है a माइनस x, ये डिवाइड बाई 2 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड से डिवाइड कर दो, तो v इनफाइनाइट अपॉन v इनफाइनाइट माइनस VT a बाई 2 a माइनस x बाई 2, a अपॉन a माइनस x का रेशियो आ गया, यहां पुट कर दो। अब v इनफाइनाइट पे O2 की वॉल्यूम, v टाइम पे O2 की वॉल्यूम 500 मिनट पे, टाइम 500 मिनट, कर लोगे? नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, वो 64 ग्राम देगा, टी हाफ दे दिया, 3 हाफ लाइफ के बाद टाइम पूछ रहा है कितना बचेगा कंसंट्रेशन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये तो आसान था, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन था। वो बोल रहा है कि ये इक्वेशन दे दी, बताओ स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसमें बनेगा। अरे ये वही तो है, log CT इक्वल टू log C नॉट माइनस KT, KT की जगह बस उसने RT लिख दिया, तो log CT वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये वाला क्वेश्चन A और B का रिएक्शन दे रखी है, रेट लो लिख दिया A और B की टर्म में, बोल रहा है A की कंसंट्रेशन डबल कर दूं, B की हाफ कर दूं, तो जो R था और R डैश, R बाई R डैश कितना आएगा, कर लोगे सोल्व? ये रिएक्शन दे रखी है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, बोल रहा है इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर है। वो बोल रहा है K इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल सही है, ये तो हमेशा होता है, ठीक। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, ये भी नहीं आएगा, बिकॉज dC by dt विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ dA माइनस d by dt। T हाफ कांस्टेंट नहीं आएगा, फर्स्ट ऑर्डर का होता है, ये तो सेकंड ऑर्डर है, बाकी कल करा दूंगा सेकंड ऑर्डर का। T1/4 कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अरे 2.303 अपॉन K C नॉट अपॉन CT, C नॉट अपॉन CT क्या लिखोगे, मान लीजिए इनिशियल 1 है, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 हो जाएगा सोल्व। ये रिएक्शन तरीके 2A इज प्लस B इन कन्वर्टिंग इनटू B प्रोडक्ट। B को कंसंट्रेशन डबल करने पे हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रही, यानी क्या है B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 1, A की डबल करने पे रेट क्या हो रहा है डबल, तो A के भी ऑर्डर क्या है 1,
तो आर इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी, ऑर्डर 1 2 आ गया। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछ रहा था, बता दोगे? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या दे दिया, टी हाफ दे दिया, टी 99% पूछ रहा है, ये भी बताना पड़ेगा क्या? ये भी जेईई मेंस के क्वेश्चन सारे, ये देखो ए कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट है, ये बोल रहा 0.5 मोलर से 0.25 मोलर जाने में कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर लग रहा है, ठीक नहीं? टी हाफ है 2 मोलर, जब क्या है टी हाफ है 1 आवर, जब कंसंट्रेशन 2 मोलर है, तो 0.5 मोलर से 0.25 मोलर जाने में कितना टाइम लगेगा अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है? अरे तो हाफ लाइफ ही तो पूछ रहा है, कब? जब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 0.5, तो टी हाफ होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सी नॉट अपॉन 2 के, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट, यहां से कर दोगे सॉल्व। नेक्स्ट, ये 0.8 मोलर से 0.4 मोलर गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हाफ लाइफ 15 मिनट दे रखी है, बोल रहा 0.1 मोलर से 0.025 मोलर जाने में कितना टाइम लगेगा? अरे कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, तो पहले एक हाफ लाइफ दूसरी हाफ लाइफ टोटल 30 मिनट। एक कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट दे रखा है 0.1 मोलर से 0.025 मोलर इन 40 मिनट, रेट फाइंड आउट करना जब कंसंट्रेशन उसकी 0.01 मोलर है, तो आप ये टाइम दे दिया, ये इनिशियल कंसंट्रेशन या आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग सी नॉट अपॉन सीटी से क्या फाइंड आउट कर दोगे? के फाइंड आउट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, हो जाएगा। आईआईटी क्वेश्चन टी हाफ दे रखा है रेडियो एक्टिव डीके का 140 और टोटल टाइम 560 डेज, बोल रहा है 1 ग्राम से कितना रह जाएगा? अरे एक हाफ लाइफ के बाद हाफ, दूसरी के बाद 1/4, तीसरी के बाद 1/8, चौथी के बाद 1/16 ग्राम रह जाएगा। ये 2 and 2 इसमें के की वैल्यू दे दी, आर की वैल्यू दे दी, और बोल रहा है हमें नहीं पता कौन सी रिएक्शन है, बोला N2O5 कंसंट्रेशन बताओ। अरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड इनवर्स से पता चला, कर लोगे? आर और के की वैल्यू पुट करके N2O5 कंसंट्रेशन 800 मोल पर डेसीमीटर क्यूब से 550 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो गया इतने टाइम में। के बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी, आईआईटी एडवांस, ये भी आईआईटी एडवांस का है। वो बोल रहा है कंसंट्रेशन अगर इतनी है तो हाफ लाइफ है 40 सेकंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 20 सेकंड जीरो ऑर्डर के लिए, तो K1 बाई के नोट बताओ, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट डिवाइड बाई जीरो ऑर्डर का, तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है? टी हाफ इक्वल टू 0.69 बाई के, K1 लिख दो उसको, और इसका टी हाफ सी नोट बाई 2 के, इसको के नोट लिख दो, K1 के नोट का रेशियो बताना है। ये तो क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगा मैं, छोड़ो आईआईटी का तो क्या हुआ। कंसंट्रेशन दे रखी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में, और ये डेटा दे दिया इनिशियल कंसंट्रेशन का, रेट का, आर का, और टाइम दे दिया। अरे ये जो चेंज आ रहा है ना कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, हर बार क्या आ रहा है? रेट 555, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ऑर्डर 0। An organic compound undergoes the first order decomposition. The time taken for the decomposition to 1/8 and 1/10 of its initial concentration is 1/8, T1/8 and T1/10 respectively. ये T1/8 by T1/10 का 10 से मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करो। अरे T फॉर्मूला लगाओ ना 2.303 अपॉन K log C naught अपॉन CT, ये रख दो T1/8 T1/10, तो दोनों का रेशो 0.9 आ गया, इंटू 10 कर दो, 9 आ गया, कर लोगे? ये देखो नीट 2022 के क्वेश्चन, इसने बोल रखा है कि एक प्रोडक्ट रिएक्शन है, ए प्रोडक्ट में जा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 0.1 मोलर से 0.001 मोलर रह गई, ए की कंसंट्रेशन 5 मिनट में, बताओ के क्या है? अरे के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग सी नोट अपॉन सी टी, दिस इज सी नोट, दिस इज सी टी, और दिस इज टी, आंसर आ जाएगा नीट का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और था, उसने बोला टी हाफ लाइफ दे रखी फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2000, बोला 8000 के बाद जो कंसंट्रेशन है वो कितना रह गया? 0.02 मोलर, बताओ इनिशियल कितना था? तो 4 हाफ लाइफ हो गई ना, 4 हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाता है इनिशियल कंसंट्रेशन का? a/2 की पावर n, तो a/2 की पावर 4 इज इक्वल टू कितना? 0.02, तो 0.32 मोलर आ गया। ये क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन दे रखी है, इसका ना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दे रखा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिया। अरे dc/dt कितना कर दोगे? 1/6, ठीक। और आपको पूछ रहा रेट ऑफ ये बी कितना बन जाएगा 10 सेकंड के बाद, तो पहले रेट ऑफ कितना कंज्यूम हो जाएगा बी का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालो, तो -db/dt क्या होगा? 1/3 इधर आएगा, 3/6 इंटू dc/dt, तो ये आ गया 3 इंटू 10 की पावर -2, तो बी कंज्यूम्ड इन 10 सेकंड, 1 सेकंड में इतना कंज्यूम हो रहा है, गुणा में 10 कर दो। नीट के क्वेश्चन थे। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है वैसे तो, अगर आप देखना चाहो इसका इंटीग्रेशन करना है, ए कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट आर इक्वल टू के ए का स्क्वायर, तो इसको -da/dt इक्वल टू के स्क्वायर, ए स्क्वायर को उधर ले गए, -1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x होता है, तो ये 1/x सी नोट से सी टी, तो 1/ct माइनस 1/c नोट इज इक्वल टू के टी आ जाएगा। यहाँ पे टी हाफ निकाल लो, सी टी इक्वल टू सी नोट बाई 2 करके, टी हाफ आ जाएगा इक्वल टू 1/kc नोट, यानी टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
सी नॉट, किसके लिए जी, सेकंड ऑर्डर के लिए। ये मैंने आपको nth ऑर्डर के लिए डेरिवेशन करा, 1 अपॉन सी टी की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सी ओ नॉट की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू के टी होता है। लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं, कहीं n इक्वल टू 1 पुट करके सर n माइनस 1 तो 0 हो गया इधर, ये नहीं वैलिड है यहाँ पे, है ना। तो टी हाफ क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है। यहाँ पे टी हाफ इसका था 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू के सी नॉट। कोई नहीं पूछेगा आपसे ये, अच्छा अरे यार ये इसकी पावर तो रखी नहीं, ये भूल गए तुम लोग। किसने बोला था, मन ही मन बोला होगा भाई। देखा ना क्या करेक्शन, ये सी नोट की पावर n माइनस 1 नहीं करा मैंने। नेक्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये देखो, ये आपके शॉर्ट नोट्स है जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन याद रखो हमेशा, सी टी इक्वल टू सी नोट माइनस के टी। एक इक्वेशन और थी, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम पूछा जाए, अगर वो एक्स है वो दैट विल बी इक्वल टू के टी। समझे कि नहीं समझे। और टी हाफ होता है इसका सी नोट बाई 2 के, तो इसका टी हाफ वर्सेस सी नोट का ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद स्लोप 1 बाई 2 के। सी नोट वर्सेस टी हाफ का पूछ ले तो ये भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बट स्लोप विल बी 2 के। एन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर है तो log सी टी इक्वल टू log सी नोट माइनस के टी होता है ना, के टी बाई 2.303 अगर log बेस 10 लिया है, या ऐसे लिख सकते हो ln सी टी इक्वल टू ln सी नोट माइनस के टी। बोलो कोई डाउट है क्या, पक्का। और यहां से इसकी इक्वेशन को ऐसे याद रखना है, बोला था मैंने k इक्वल 2.303 अपॉन टी log सी नोट बाई सी टी, तो इसका होता है टी हाफ 0.693 अपॉन के इंडिपेंडेंट ऑफ सी नोट, तो सी नोट के साथ वैल्यू चेंज नहीं होगी। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है 1 बाई सी टी माइनस 1 बाई सी नोट इक्वल टू के टी होता है, इसका टी हाफ आता है 1 अपॉन के सी नोट, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा हाइपरबोला आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या, कर लोगे। बस इतना सा आपके शॉर्ट नोट्स हो गए। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करो, ये डेटा गिवन है। इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है टी हाफ, इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा किया, टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इट विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल किया, सेकंड टी हाफ हाफ हो गया, मतलब इनवर्स हो गया, आधा हो गया, तो सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट टी हाफ डबल हो गया, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कोलिजन थियरी, कोलिजन थियरी किस पे बेस्ड है, कोलिजन पे बेस्ड है। किसके लिए है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन के लिए, या तो गैसीय स्टेट में हो बाइमोलिकुलर रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, या किसके लिए सॉल्यूशन स्टेट में होनी चाहिए। सॉलिड के लिए वैलिड नहीं है, तो जनरली ये गैसीय के लिए बात की जाती है। तो गैसीय रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं, बोलो ये रिएक्शन ये बोलते हैं कि जो ये क्या है, कोलिजन क्या होना चाहिए, मस्ट बी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन विद सफिशिएंट एनर्जी। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम कोलिजन की बात करें, गैसियस रिएक्शन, जो कोलिजन नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं गैसियस रिएक्शन में पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, पर यूनिट टाइम नहीं लिखा क्या, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। फॉर गैसियस रिएक्शन कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, 10 की पावर 25 से 10 की पावर 28 मिनट, लेकिन इसमें से कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स कन्वर्ट हो पाते हैं प्रोडक्ट में, दे आर नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। बोलो कोई डाउट है क्या। इफेक्टिव कोलिजन की कंडीशन क्या है, कोलिजन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन मस्ट बी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब मैंने आपको यह बताया था कैसे, देखो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी की अगर बात करें, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहां पे रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी तो थी, इसको इतनी और चाहिए, दिस एनर्जी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, और टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट कर दो, तो ये जो गैप आएगा, दिस गैप इज नोन एज डेल्टा एच। डेल्टा एच अगर नेगेटिव है एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव है एंडोथर्मिक। एक काम और करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस में, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का आपको एक्टिवेशन एनर्जी दिया है और बैकवर्ड रिएक्शन का दिया है, तो फॉरवर्ड का माइनस बैकवर्ड का कर दो, दैट विल गिव डेल्टा एच। और इस फॉर्मूले से डेल्टा एच अगर नेगेटिव आता है रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, और पॉजिटिव अगर आता है जैसा कि इसमें आएगा दैट विल बी एंडोथर्मिक। कर लेंगे नहीं कर लेंगे। फिर इसके बाद सेकंड कंडीशन, जो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। एनर्जी तो प्रॉपर है ही है, सफिशिएंट है ही है, कोलिजन भी प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। जैसे ये टकराए तो ये प्रोडक्ट बना, लेकिन ये ऐसे टकराए क्या प्रोडक्ट बनेगा, आवाज भी नहीं आई है ना। ठीक, बायोमोलिकुलर गैसियस रिएक्शन के लिए वैलिड है, और साथ में सॉल्यूशन स्टेट की रिएक्शन के लिए भी वैलिड होती है। क्वेश्चन दिया है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की, ये देखा डेल्टा एच पूछा है,
तो फॉरवर्ड की माइनस बैकवर्ड की -40 एक्सोथर्मिक है। एक रिएक्शन दे रखी है, एम कन्वर्टिंग इनटू एन और लिख दिया एक्सोथर्मिक, बोल रहा है उसका डेल्टा एच 40 है, तो पहले लिखोगे पहला पॉइंट डेल्टा एच इक्वल टू -40। उसने दे रखा है इसका ईए, पूछ रहा है एन कन्वर्टिंग इनटू एम का ईए, यानी बैकवर्ड रिएक्शन का पूछ रहा है, डेल्टा एच इक्वल टू ईए फॉरवर्ड माइनस ईए बैकवर्ड, वैल्यू पुट कर दो। ये है 4 एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ईए और डेल्टा एच में क्या रिलेशन होगा, देखो ईए डेल्टा एच से ज्यादा हो सकता है, कैसे, ऐसे, मतलब जैसे ये कर दिया मैंने, ये ईए है, ये एक सेकेंड, ये बहुत ज्यादा हो सकता है डेल्टा एच से, ये डेल्टा एच, ये ईए एक्सोथर्मिक है। या ऐसा भी हो सकता है, ये थोड़ा हो जाए डेल्टा एच बहुत हो जाए, ये ऐसा भी हो सकता है दोनों लगभग इक्वल अमाउंट में हो जाए, ठीक, तो ऑल आर पॉसिबल। एंडोथर्मिक के लिए क्या है, ये शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा एच, क्योंकि ग्राफ हमेशा ये आएगा, ये डेल्टा एच और ये हमेशा ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद ये दो स्टेप की रिएक्शन दे रखी है, पहला स्लो दूसरा फास्ट, और बोल रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन सा ग्राफ सही है? पहले तो ये होना चाहिए रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा प्रोडक्ट की कम, और ये दो स्टेप में होना चाहिए। पहला स्टेप स्लो है, यानी पहला पहाड़ बड़ा बनेगा दूसरा छोटा बनेगा, ऐसा ग्राफ चौथे में बन रहा है, कर लोगे। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन, अरे रिएक्टेंट चेंज कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा ही, स्टूडेंट चेंज कर दिया रैंक तो अलग ही आएगी, नहीं। नेक्स्ट, फिजिकल स्टेट, सॉलिड से ज्यादा लिक्विड, लिक्विड से ज्यादा गैसेस की रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन होता है। सरफेस एरिया, ये सॉलिड के लिए है, साइज डिक्रीज होगा मॉलिक्यूल का, सरफेस एरिया बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन बढ़ी तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेंगे, जिसके कारण नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। प्रेशर, गैसियस रिएक्शन के लिए प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम घटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ा, तो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम बढ़ा, यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। टेम्परेचर, कोई भी रिएक्शन है एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगी, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की अगर एनर्जी बढ़ेगी तो जो बैरियर क्रॉस कर रहे हैं ना एक्टिवेशन एनर्जी वाला, तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल क्रॉस कर पाएंगे। मान लीजिए भाई सभी बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं और मैं कुछ ऐसा जादू कर दूं लास्ट डे, सब बच्चों के 50-50 नंबर बढ़ जाए पेपर में, कुछ ऐसी हिंट दे दूं मैं आपको, और सबके 50-50 बढ़ गए तो अब सिलेक्शन के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे ना। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे थे जो 20 नंबर से रह जाए, 30 नंबर से रह जाए, 40 नंबर से रहने वाले थे, यानी कट ऑफ मान लीजिए 530 जा रही थी, तो जो बच्चे 480 से 530 के बीच में थे तो 50 नंबर की ग्रेस देते ही वो भी चलो भैया क्रॉस हो गया। तो जैसे ही एनर्जी बढ़ाऊंगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। और इसको रिलेट किया जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट से। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है डिफरेंट रेट कांस्टेंट का डिफरेंट टेम्परेचर पे रेशो विच डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, न्यू इक्वल टू KT प्लस 10 बाय KT। एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज के लिए टेम्परेचर में क्या हो जाता है, रेट ऑलमोस्ट बिकम 2 टाइम। सो हम न्यू की वैल्यू लेंगे, यूज न्यू इक्वल टू 2, R2 अपॉन R1 लिख दो, K2 अपॉन K1, इसका रेशियो यानी न्यू की पावर T2 माइनस T1 बाई 10। रिएक्टेंट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, T1 टेम्परेचर बढ़ा दिया लगभग ये 283 से 343, तो बताओ रेट कितने टाइम हो जाएगा, तो डेल्टा T बाई 10 2 की पावर डेल्टा T बाई 10 हो जाएगा ना, तो 2 की पावर 64 टाइम हो जाएगा। एक बोल रहा है 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो रेट बिकम्स 2 की पावर 4 टाइम। ये मत पढ़ो, ये NCERT में नहीं है। अब एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर लिखना चाहो तो कहीं लिख लो, आप जब हाइड्रोलिसिस करते हो ना, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हो, दो टाइप से, एक तो एसिडिक और एक अल्कलाइन। एसिडिक में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है और मोलिकुलरिटी 2 होता है। सूडो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी थी ना आपने, मोलिकुलरिटी 2 थी और ऑर्डर 1। लेकिन अगर ये अल्कलाइन रिएक्शन हो जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, लिख लेना, मैंने लिखवा नहीं था। क्या लिखोगे, NCERT में है क्या, पेपर में क्वेश्चन पूछूंगा, लिखो। अरे 2 रिएक्शन ऐसे लिख लो ना यार, ये ऐसे लिख लो, ये एस्टर है, ये एस्टर है, इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं मैं, इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, क्या बनेगा, एसिड बनेगा और साथ में अल्कोहल बनेगा। 2 बार लिख दो इस रिएक्शन को। 2 बार लिखने का फायदा, ये एसिडिक मीडियम
बोलो ऑर्डर, 1 OH माइनस लिख के दे दे या एल्कलाइन लिख के दे दे, ऑर्डर, समझे या नहीं? और दोनों केस में मोलिकुलरिटी कर लोगे। आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। कल का लेक्चर लेंथ इतनी ही रहेगी लेक्चर की, लेकिन थोड़ा सा एग्जॉस्टिव होगा, न्यूमेरिकल्स होंगे बड़े बड़े, टफ टफ, तो थोड़ा सा ना चाय वाय पी के नाश्ता करके आना, ठीक? थैंक यू वेरी मच। रिलेशनशिप बिटवीन K एंड T, आरएनएस इक्वेशन है K इज इक्वल टू A इंटू E की पावर माइनस E अपॉन RT। आपको K पता है रेट कांस्टेंट, T पता है टेम्परेचर, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, E क्या है एक्टिवेशन एनर्जी। A इज आरएनएस कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या परे एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और K अपॉन A का रेशियो कर दो ना, तो ये होता है फ्रैक्शन आता है एक, विच इज इक्वल टू K, A को उधर ले जाओ, E की पावर माइनस E अपॉन RT। ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। यूनिट ऑफ A क्या आएगी, क्योंकि ये यूनिटलेस होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, तो यूनिट ऑफ K इज A इक्वल टू यूनिट ऑफ K। तो जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए बता दोगे। अब देखो, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो E अपॉन RT घटेगा, जिसके कारण E की पावर E अपॉन RT घटेगा, ये डिनोमिनेटर घटा तो K बढ़ेगा, K बढ़ा इसलिए रेट बढ़ा। इसलिए किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, और इसीलिए कुछ रिएक्शंस आप हाई टेम्परेचर पे कराते हैं, ठीक? T इक्वल टू इनफाइनाइट है तो उसपे ये क्या हो जाएगा, E अपॉन RT, इनफाइनाइट है T, ये हो गया 0, E की पावर 0 1, तो K इज इक्वल टू A, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी। और T इक्वल टू 0 केल्विन, मिनिमम टेम्परेचर रखो, तो E अपॉन 0 इनफाइनाइट, E की पावर, ये इनफाइनाइट होगा, E की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट A अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, K इक्वल टू 0 कर लोगे। एक्टिवेशन एनर्जी घटाओगे तो E अपॉन RT घटता है, E की पावर E अपॉन RT घटा, डिनोमिनेटर घटा तो K बढ़ा, रेट बढ़ा, कर लेंगे। नेक्स्ट, ये इक्वेशन है, लोग ले लो बोथ साइड, तो ln K विल बी इक्वल टू ln A माइनस E अपॉन RT। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इक्वल टू C प्लस mx, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। क्या आएगा, ln K वर्सेस 1 अपॉन T के ग्राफ में स्लोप माइनस E अपॉन R। अगर log बेस 10 कर दें, log K इक्वल टू log A माइनस E अपॉन 2.303 R, तो इसमें भी स्ट्रेट लाइन स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस E अपॉन 2.303 R। नेक्स्ट, अब यहां पे ना एट टेम्परेचर T1 K1 ले लेना, टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट T2 ले लेना, तो इक्वेशन सोल्व करना, क्या आएगा, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू E अपॉन 2.303 R इंटू में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। डेरिवेशन ऑफ आरएनएस इक्वेशन, ये कोई खास नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में लिख रखा है इसलिए पढ़ा दिया। दो थ्योरी में बेस्ड है, केटजी और कोलिजन थ्योरी। केटजी क्या कहती है, भाई सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम नहीं होती, कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी होती है, तो उस फ्रैक्शन को F से रिप्रेजेंट करते हो, तो जो F जितना ज्यादा होगा रेट उतना ज्यादा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F आ गया। कोलिजन थ्योरी ये कहती है, सबसे पहले कोलिजन फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करती है, नंबर ऑफ कोलिजंस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा, उसमें इफेक्टिव कोलिजन उतने ज्यादा, तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z हो जाएगा। फिर आता है एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन, तो जितना प्रॉपर ओरिएंटेशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, तो उतने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F आ गया। F क्या था, E की पावर माइनस E अपॉन RT, तो ये PZ क्या हो जाएगा भाई, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PZF है ना, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K होता है, तो K इज इक्वल टू क्या हो गया, PZ इंटू F, तो ये PZ रिप्रेजेंट A एंड F रिप्रेजेंट माइनस E अपॉन RT। अब यहां पे क्या है, ड्रॉबैक क्या है इसी का, कोलिजन थ्योरी का, ये क्या करती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का परफेक्ट शेप जो परफेक्ट स्फीयर मानती है, जबकि ऐसा ओरिजिनली नहीं होता है। नेक्स्ट, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन करो, इन्होंने कर्व बनाया था, ये आप फिजिक्स में ही पढ़ते हो। यहां आता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी E डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। नेक्स्ट, ये यार E लिखो, यहां पे E मत लिखो, क्योंकि किसी भी एनर्जी, मैं यहां पे भी तो ले सकता हूं ना E से, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू E करो, यहां पे इक्वल टू E करो, तो Ne रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू E, और Nt है टोटल मॉलिक्यूल, तो Ne बाय Nt क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ये इसलिए लिख दिया मैंने, मतलब आप ये के लिए पढ़ रहे हो, ठीक, वो आपकी मर्जी है, ठीक। तो ये ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक। यहां पे जो ये मॉलिक्यूल्स है ना, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनकी ये वाली एनर्जी है, ये मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट
मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी हो गई है ना। फिर अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो, ये ग्राफ क्या फ्लैट हो जाता है और थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो जाता है। तो हम अगर यहां पे एक लाइन लगा दें, पहले ये मॉलिक्यूल्स थे, अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन दिस वैल्यू। तो अगर ये EA है तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, T टेम्परेचर पे इनकी एनर्जी EA से ज्यादा है। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर T ग्रेटर देन T+10 किया तो इसमें ना ये एरिया अंडर द कर्व बढ़ गया, येलो वाला अलग पार्ट आ गया। तो ये एडिशनल कर्व क्या बता रहा है, एडिशनल एरिया अंडर द कर्व बता रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ रहे हैं जिनकी एनर्जी EA से ज्यादा है, और इसलिए क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। और इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमेशा कांस्टेंट रहेगा बिकॉज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, कांस्टेंट है। कैटालिस्ट, कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा विदाउट अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता कैसे है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। तो अब कैटालिस्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक तो वो कैटालिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिस्ट। एक होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएगा, दैट इज नेगेटिव कैटालिस्ट। समझे कि नहीं समझे? जैसे आप ये समझो, अगर आप खुद पढ़ रहे हो, ठीक, अगर कोई बच्चा खुद से सेल्फ स्टडी करे, मान लीजिए वो आराम से 3 साल में नीट एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन वो आ गया कोटा और ग्रीन ड्रेस के फंस गया 5 वर्षीय योजना में, तो 3 साल की बजाय उसकी लगा दी 5 साल। तो उसके लिए कैसे कैटालिस्ट हो गए वो, नेगेटिव कैटालिस्ट। कौन, कोचिंग वाले, विच इज नोन एज इनहिबिटर। और कोई अच्छा टीचर मिल गया आपको मेरे जैसा, मैंने बताया कि एनसीईआरटी पढ़ो, कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, टेस्ट की मिस्टेक का एनालिसिस करो, अपनी मिस्टेक्स लिख लिख के देखो, पेपर को 3 अटेम्प्ट में करो, अच्छे से डिसिप्लिन में पढ़ाई करो, टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करो, तो आपका सिलेक्शन हो गया 1 साल में 3 साल की बजाय। तो मैंने आपके लिए किसका काम किया, कैटालिस्ट का। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट। समझे कि नहीं समझे? तो कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, और नेगेटिव कैटालिस्ट दैट इज इनहिबिटर डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ये एग्जांपल है, कैटालिस्ट मेनली डी ब्लॉक के होते हैं बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हैव लार्ज सरफेस एरिया। 2 रीजन इसके। एग्जांपल, हाइड्रोजनेशन में आप मेटल्स को यूज करते हो, इसके अलावा और क्या होता है, V2O5 कैटालिस्ट का काम करता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 और KClO3 के डिकम्पोजिशन में MnO2। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिस्ट, ये क्या है, केमिकली या क्वांटिटेटिवली चेंज नहीं होते, ना तो इनका केमिकल नेचर चेंज होता, ना इनकी क्वांटिटी में चेंज आता, फिजिकल स्टेट चेंज आ सकता है, वो सॉलिड से लिक्विड या गैस भी हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी और उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। ये कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। जैसे आपने मेडिकल फील्ड चूज किया, आप मेरे पास आए ताकि आपको अच्छी गाइडेंस मिले और आपका जल्दी से सिलेक्शन हो जाए, तो मैं आपके लिए कैटालिस्ट का काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपको मेडिकल फील्ड नहीं दिलाया, मेडिकल फील्ड आपने चूज किया, ये डॉक्टर बनने की प्रोसेस आपने स्टार्ट की, मैं बस धक्का लगाऊंगा जल्दी से सिलेक्ट हो जाऊं, ठीक, तो मैं आपके लिए कैटालिस्ट हूं। मैं आपकी प्रिपरेशन वाली प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, ना तो मैं इनिशियल स्टेज में था, ना मैं फाइनल स्टेज में रहूंगा। जब आपने नीट एस्पिरेंट, आप मेडिकल एडमिशन लिए, तब आपने खुद का डिसीजन था, आप नीट पेपर में भी खुद बैठेंगे, डॉक्टर भी खुद बनेंगे। मैं इस प्रोसेस का हिस्सा हूं और मैं आपको फास्ट काम करा रहा हूं, तो मैं आपके लिए कैटालिस्ट हूं। हाईली एफिशिएंट होते हैं, है ना। अच्छा, इंक्रीज रेट बाय ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, हाईली एफिशिएंट होते हैं। मैं इसका मतलब है एक कैटालिस्ट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को कैटालाइज कर सकता है, प्रोडक्ट को चेंज नहीं करता। मैं आपके लिए कैटालिस्ट का काम कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपका जल्दी सिलेक्शन करा रहा हूं, आपको सही रास्ता दिखा के, लेकिन मैं आपको मेडिकल की प्रिपरेशन करके लॉयर नहीं बना रहा हूं। डॉक्टरी बनोगे आप, ठीक, प्रोडक्ट वही आएगा। ये डेल्टा H डेल्टा G डेल्टा S को चेंज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज दे आर स्टेट फंक्शन, ठीक, क्योंकि रिएक्टेंट इनिशियल क्या था, रिएक्टेंट, और फाइनल क्या है, प्रोडक्ट, बस जल्दी बन गया। रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया जल्दी, लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेज क्या है, सेम, इसलिए स्टेट फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। डजंट अफेक्ट इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव कराता है बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करके। रेडिएशन भी रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ाती है। क्वेश्चंस, लॉग के वर्सेस 1/T का ग्राफ दे रखा है, उसका स्लोप दे दिया -6000, ये पूछ रहा है, अरे -6000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -E/2.303 आर की वैल्यू पुट कर दो, 2 कैलोरी पूछ रहा, कैलोरी पूछ रहा था, हो गया नीट का क्वेश्चन। एक रिएक्शन दे रखी है, वो बोल रहा रेट 8 टाइम इंक्रीज हो गया जब उसके 27 डिग्री सेल्सियस से 57 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा, कैलकुलेट किए। अरे T1 हो गया और T2 हो गया, तो R बढ़ रहा है 8 गुना, ठीक, तो R2/R1 कितना, 8, यानी K2/K1 कितना, 8,
तो log K2 अपॉन K1 इक्वल टू A अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ। नीट का क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 27 डिग्री सेल्सियस में, ये अच्छा क्वेश्चन था। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ इन 40 मिनट, 37 डिग्री सेल्सियस पे हाफ हो जाती है 10 मिनट में। अरे हाफ लाइफ दे रखी है 27 डिग्री सेल्सियस पे 40 मिनट और 37 पे 10 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन के नहीं होता। तो वहां से अगर आपके पास टी हाफ है T1 पे और T2 पे, तो क्या आप वहां पे K1 और K2 फाइंड आउट कर सकते हो? तो रेशियो आ जाएगा K2 अपॉन K1 का, फिर वही फॉर्मूला log K2 अपॉन K1 इक्वल टू E अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, सोल्व करना है। नेक्स्ट नीट का क्वेश्चन था, ये इक्वेशन दे रखी थी नीट में और बोल रहा है A कितना है और E कितना है। log K इक्वल टू log A माइनस E अपॉन 2.303 RT इक्वेशन पढ़ी, कंपेयर करो। log A इक्वल टू 15 है तो A इक्वल टू 10 की पावर 15 एंटी लॉग, ये माइनस 10 की पावर 6 अपॉन T इज इक्वल टू माइनस E अपॉन 2.303 RT है, E आ जाएगा। नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो बोल रहा है 500 केल्विन पे और 700 केल्विन पे K की वैल्यू ये है रेट कांस्टेंट की, कैलकुलेट ये T1 ये T2 ये K1 ये K2, वही फॉर्मूला log K2 अपॉन K1 E अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, E आ गया। A बताना ना, तो आप जानते हो log K इज इक्वल टू log A माइनस E अपॉन 2.303 RT, K की जो वैल्यू रखो वही टेम्परेचर की रखना, E की वैल्यू यहां से आ गई, R की आपको पता है log A आ जाएगा, एंटी log लेना A की वैल्यू आ जाएगी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, T1 दे दिया T2 दे दिया, उस पे K1 दे रखा है, K2 पूछा और ये दे रखा है, log K2 अपॉन K1 टू E अपॉन 2.303 R 1 माइनस अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, वैल्यूज पुट करनी है। एनसीईआरटी के टफ क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं। ये एग्जाम का क्वेश्चन H2 और I2 में कन्वर्ट हो रहा है, चाहे E दे रखा है 500 केल्विन में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन E। अरे वो क्या होता है, K अपॉन A होता है ना F, विच इज इक्वल टू E की पावर माइनस E अपॉन RT, बोथ साइड log लिया, log F इक्वल टू माइनस E अपॉन 2.303 RT आ जाएगा। तो log F आ गया, वैल्यूज पुट करके -20, एंटी log F इक्वल 10 की पावर -20। ये बोल रहा है ये रेशो किसका मैक्सिमम होगा, EA की वैल्यू दे रखी है। अरे log K2 अपॉन K1 क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA है, तो जिसका EA ज्यादा उसका log K2 अपॉन K1 ज्यादा, यानी उसका K2 अपॉन K1 का रेशियो ज्यादा, सबसे ज्यादा इसका। ये इस टाइप का क्वेश्चन आज तक नीट एग्जाम में नहीं आया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दे रखा था, वो बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी जो है, अगर एक रिएक्शन करा रहे हैं 500 केल्विन पे, अगर सेम रिएक्शन को कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कराएं और रेट सेम रखें तो रिएक्शन 400 केल्विन पे ही हो जाती है, क्योंकि रेट सेम रखना ना, कैटालिस्ट यूज कर दिया तो 400 केल्विन पे हो जाती है। बोला कि जब कैटालिस्ट यूज किया ना, एक्टिवेशन एनर्जी 20 से डिक्रीज हो गई। बताओ एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एंड इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट कितनी थी? मान लीजिए इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट EA थी और कैटालिस्ट के प्रेजेंस में EA डैश थी, तो EA इक्वल टू EA डैश प्लस 20 आएगा ना। ठीक, तो यहां पे अब देखो रेट 500 केल्विन पे और 400 केल्विन पे सेम है, ये विदाउट कैटालिस्ट ये विद कैटालिस्ट, तो इनका K भी सेम होगा। K सेम होगा तो ये रखो A इंटू E की पावर माइनस E अपॉन R इंटू 500, A इंटू E की पावर माइनस EA डैश अपॉन R इंटू 400, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे E और E डैश में रिलेशन आ जाएगा। एक इक्वेशन ये रही, एक ये रही, दो इक्वेशन, दो अननोन, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक रिएक्शन दे रखी है 3 स्टेप में, और ये K1 K2 K3 में रिलेशनशिप दे दिया ओवरऑल रेट कांस्टेंट के साथ, और EA1 EA2 EA3 की वैल्यू दे दी। बोल रहा है EA बताओ नेट कितना होगा भाई, K इक्वल टू K1 इंटू K3 अपॉन K2, तो वो फॉर्मूला लगा ना A इन E की पावर माइनस E अपॉन RT, वो लगा दो हर जगह, तो सबका A कांस्टेंट आ गया कॉमन, ये कॉमन आ गया, तो इसकी पावर जो है इसके इक्वल होगी, तो E अपॉन RT ये आ गया 1 अपॉन RT माइनस का दोनों माइनस के EA1 प्लस EA3 माइनस EA2, वैल्यूज पुट कर दो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन DOD में इक्वेशन रिलेशन विल में इक्वेशन CT इक्वल टू C नॉट E की पावर माइनस KT, CT अपॉन C नॉट कितना होता है E की पावर माइनस KT, तो A प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, A इक्वल टू C नॉट है, A माइनस X इक्वल टू CT है, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा X अपॉन A, CT अपॉन C नॉट E की पावर माइनस KT, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना, ये A माइनस X अपॉन A, तो यहाँ से सोल्व करके आ जाएगा अल्फा इक्वल टू E की पावर माइनस KT। बोलो कोई डाउट है क्या?